जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों ये साइंस की 27वीं क्लास है। इससे पहले 26 क्लास हम ले चुके हैं साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो साथियों प्रश्न ऐसे पेपर में छपने वाले और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा बच्चों कि अब की बार ग्रुप डी पर प्रश्नों का लेवल बच्चों आप देख ही रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न हैं। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना होगा बच्चों की जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज चला रहे हैं। तो साइंस में देखिए बच्चा, प्रकाश नामक चैप्टर है, इसके गोलीय दर्पण नामक टाइप पढ़ा रहे हैं। इसकी एक दो क्लासें हम ले चुके हैं पहले। आज ये इस टाइप की अंतिम क्लास है। इसके बाद ये आवर्धन नामक टाइप की क्लासें चलेंगी। इस तरीके से एक एक करके हम सभी चैप्टर समाप्त कर देंगे और पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे ग्रुप डी की परीक्षा से पहले। तो चलिए बच्चा प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न। कहता है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होता है। बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक छड़ है। ये बच्चा क्या है, ये कोई एक, यहां पर समझ लीजिए, देखिए छोटे से बात में, ये कोई एक कांच की छड़ है चमकीली और इसके इधर पेंटिंग की हुई है। एक मान लीजिए समतल दर्पण का काम करेगी बच्चा। और आप मान लीजिए कि ये हरे कलर का जो है, ये हरे कलर का ये एक खींचा गया अभिलंब है। खींचा गया अभिलंब है बच्चा। और आपसे ये कहता है कि जिस तरीके से ये अभिलंब आया है उसी तरीके से जस्ट एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर ही आती है। मान लीजिए इसके अनुदिश, जिसकी दिशा ऐसे है, मान लीजिए सेम इसकी दिशा के अनुसार ही आती है। तो वो पूछता है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कितना कोण होगा। जब वो उसके ऊपर ही आई है, किसी तरीके से मुड़ी हुई नहीं है, तो बच्चा कोण क्या होगा, कोण जीरो बनेगा। कोण जीरो, क्योंकि वो उसके ऊपर उसकी ही दिशा में आई है। तो इस तरीके से कोण जीरो हो जाएगा बच्चों। आपतन कोण जीरो होगा। और आप जानते हैं कि जब आपतन कोण ये इधर से ही आई और टकराकर इधर को ही चली गई, आपतन कोण जीरो होता है तो बच्चा परावर्तन कोण भी जीरो हो जाता है। यानी कि बच्चा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता यह है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत के से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों। तो देखिए, एक बिंदु प्रकाश स्रोत, मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु तरीके का टाइप का स्रोत है और वो प्रकाश की किरणें उत्पन्न कर रहा है। तो बच्चा उससे एक किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए वही बता रहा है बच्चों। तो देखिए, हमको सबसे पहली बात तो उत्तल लेंस जो है वो किरण पुंज दे सकता है। उत्तल लेंस, लेंस में बात करें तो उत्तल लेंस देगा और दर्पण में बात करें तो बच्चा अवतल दर्पण देगा। अवतल दर्पण देगा। ये बच्चा लेंस में उत्तल लेंस और दर्पण में अवतल लेंस एक तरीके के काम करते हैं। तो ये उत्तल लेंस हो गया ए पर और अवतल लेंस कहां पर हो गया, देखिए सी पर। यानी कि ए और सी वाला कहां पर है, ए और सी देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। ये रहा, कहता है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। बच्चों देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है बच्चा। और ये हो गई उसकी मुख्य अक्ष और यहाँ कहीं पर होता है वक्रता केंद्र, सी से दर्शा दिए। और यहाँ कहीं पर होता है मुख्य फोकस और यहाँ कहीं पर होता है पोल यानी कि ध्रुव। तो देखिए, अनंत पर जब रखते हैं तो एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। तो हमको बच्चा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना चाहिए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि बच्चों
वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे का मतलब हो गया वक्रता केंद्र से ज्यादा दूरी पर, उससे थोड़ा अधिक दूरी पर, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि ऑप्शन बी बच्चा एकदम सही जवाब हो जाता है। वक्रता केंद्र से परे मतलब कि वक्रता केंद्र से थोड़ा अधिक दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होगा, जो कि वस्तु से बहुत छोटा होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है अवतल दर्पण की के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार बच्चों निर्देशांक ज्यामिति के मतलब चित्र चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकल लेंथ को किस तरह व्यक्त किया जा सकता, मतलब फोकस दूरी को किस तरह व्यक्त किया जा सकता। आप जानते हैं बच्चा कि जब r का मान दिया हो, r का मान 30 दे रखा है, तो बच्चा f का मान क्या हो जाता है, f का मान होता है r/2, f का मान क्या होता है r/2, और अवतल दर्पण का है तो इसीलिए माइनस में आएगा। f बराबर क्या हो जाएगा, ये r का मान है 30 तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका आधा बच्चे, r/30/2 मतलब 15, 15 मतलब अवतल दर्पण का है तो ये माइनस में आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है बच्चा माइनस में, तो ऑप्शन ए आपका हो गया सही जवाब बच्चों। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया कि नहीं बच्चे, एकदम करेक्ट जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, और न्यूमेरिकल हमने आपको भारी मात्रा में करवा दिया है। अब ये दर्पण वाले हम जानते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, तो फिर भी हम दिल दरिया करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि उसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चा काहे में होती है, माइनस में होती है, तो -20 सेंटीमीटर, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब u बराबर रखी गई वस्तु 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, v का मान पता नहीं बच्चों, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी वही हमसे पूछ रहा है। अवतल दर्पण का सूत्र बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v, 1/v प्लस 1/u, 1/u, इनका मान रख देते हैं बच्चों हम लोग, तो 1/1 माइनस का 20, मतलब फोकस दूरी कितना है, -20, और बराबर क्या है 1/v का मान तो हमको पता नहीं, और यहाँ पर प्लस है लेकिन u का मान फिर से माइनस में, तो इसीलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो बच्चा ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 30। अब हमको v का मान चाहिए, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमको v का मान चाहिए, तो इसको हम जो एक माइनस का 1/30 है इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए बच्चा सामने देखिए, ये माइनस का 1/20 तो पहले से ही इधर था, अब वो a माइनस का 1/30 इधर आया तो हो गया प्लस में, 1/30 हो गया इधर प्लस में, उधर केवल बच गया 1/v, 1/v बच गया। अब इसका बच्चों हम लोग 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम, 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम। बच्चों देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पर समझिए बच्चा आगे, देखिए 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 60, और अब 20 का एलसीएम में कितनी बार भाग जाता है, 3, 20 3 60, तो इसके ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे, ये -1 को गुणा 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 30 दूना 60, इसके ऊपर से 2 वाले प्लस निशान है तो प्लस निशान, 2 से गुणा किया 2 से, बराबर ये किसके है 1/v के, तो माइनस प्लस ऊपर है, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चा माइनस प्लस है, तो -30 + 2, -3 प्लस का 2, ये ऊपर तो बचेगा बच्चों -1, ऊपर बचेगा -1, नीचे तो 60 है, नीचे 60 है, और बराबर में बच्चा v, बराबर में 1/v, तो 1 से 1 कट गया और माइनस बच गया 60 बच गया, यानी कि v का मान -60 है, v का मान -60, माइनस चिन्ह मैंडेटरी नहीं करता, तो 60 आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया बच्चे।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में, शीशे की खिड़कियों के रूप में, मेकअप दर्पण के रूप में, कैलिडोस्कोप के रूप में। तो बच्चा उत्तल दर्पण का है जो ये वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना? साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए बच्चा, अवतल दर्पण एक होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण। तो ठीक है, पहली बात तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब देगा, वास्तविक प्रतिबिंब देगा, ठीक है बच्चा सबसे। और एक देता भी है आभासी, तो वो वस्तु से बड़ा होता है, छोटा नहीं, वस्तु से बड़ा होता है, छोटा नहीं। ये देगा आभासी, आभासी देगा बच्चों, क्या देगा? आभासी और सीधा, आभासी, सीधा और छोटा, ये बच्चा देगा। अब बताइए, ये तीनों चीज इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब वो उत्तल दर्पण का उपयोग करने की बात कर रहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब होता है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, गोलाकार दर्पण मान लीजिए ये कोई एक गोलाकार, वो था गोला, खोखला गोला। ये जो दर्पण होते हैं बच्चा, ये इसी का गोले का भाग कट, मान लीजिए यहां से एक हमने कट मार दिया, ऐसे ऐसे कट मार दिया। देखिए छोटी से फॉर्मेट में आप समझिए बच्चा, पहले ये देखिए, ये हो गया एक चीज ऐसे, ये कोई एक गोला था, इसमें मैंने एक कट मारा ऐसे, एक कट मारा ऐसे मारा, देखिए ऐसे कट मार दिया, तो ये आगे चलकर बन गया जाके ऐसे, ऐसे बन गया। छोटा है तो छोटा बना देते, ये ऐसे बन गया। ये अगर इधर हम लोग पेंटिंग कर दें तो ये अवतल दर्पण बन जाता है, और यहां से कट मारेंगे तो ये बच्चा क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, और इधर वो कर दें पेंटिंग तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। मतलब कि अगर इसका केंद्र ये है तो बच्चा, ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलाकार दर्पण, इसका वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का ही भाग होते हैं जिसका कि गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो देखिए, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलाकार दर्पण भाग होता है। बच्चे एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जो जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। बच्चों ये कहना चाह रहा है इसका दर्पण, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र वही होगा जो इस गोले का बच्चों केंद्र होता है। इस गोले का जो केंद्र होता है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र वही कहलाता है। समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे बच्चा। ऑप्शन ये आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये देखिए, क्या कहता है? कहता है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं बच्चा? उसको फोकस बिंदु कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? उसको फोकस बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बच्चा, ये हो गया कोई अवतल दर्पण, ये हो गया कोई अवतल दर्पण, ये हो गई मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया फोकस बिंदु। अब देखिए, अगर इस पर ये जाएगा तो भी ये यहां से जाएगा, और ये यहां से जाएगा तो भी ये यहां से जाएगी। सभी किरणें इस पर मिल सकती हैं बच्चा, तो ये फोकस बिंदु हो गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और थोड़ा माइंड लगाइए अपना कि बच्चों हमको क्या पूछ रहा है प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है? प्रतिबिंबित सतह पर बच्चों देखिए, ये हो गई दर्पण की प्रतिबिंबित सतह। आप बताइए, और ये हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ तो हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया फोकस बिंदु, यहाँ हो गया ध्रुव,
यहाँ हो गया ध्रुव मतलब कि पोल, ध्रुव मतलब कि पोल पी से दर्शा दिया। अब देखिए प्रतिबिंबित सतह बच्चों ये होती है, इस पर कौन स्थित है, इस पर स्थित है पोल, जो वो भी मध्य भाग में। प्रतिबिंबित सतह के मध्य भाग में एकदम बीचों बीच भाग में क्या स्थित है, दर्पण का ध्रुव यानी कि बच्चा पोल, दर्पण का ध्रुव स्थित। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है एक दर्पण के वक्रता केंद्र की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता। मैंने कहा था फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या की आधी यानी कि r/2। या तो ये होगा बच्चों, या फिर इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r बराबर क्या होगा, r बराबर 2f होना चाहिए। या फिर ये दोनों नियम एक ही हैं, इसमें से जो दिया होगा वही सही हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ r बराबर 2f दे रखा है, r बराबर 2f, जो कि यहाँ पर मैंने बताया है आपको, यही आपका सही जवाब हो जाता है, यही आपका सही जवाब। यहाँ पर कुछ नहीं बच्चा एक मान सकते, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से कर जाएगा, ये इधर, वही बच्चों आ गया r बराबर 2f। समझ गए ना, ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। बच्चों फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी मतलब r/2 होता है, r/2। तो बच्चा ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे वक्रता त्रिज्या की आधी वाला ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन सी क्या होगा, आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये साथियों क्या है, ये जो है, तो साथियों ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। ये बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। ठीक है बच्चा, तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कहता है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी तो इसका आवर्धन बताएं। सबसे पहली बात, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है बच्चे, मैग्निफिकेशन का सूत्र बच्चे होता है v/u, v/u होता है। v का मान तो हमको पता नहीं बच्चे, v का मान हमको पता नहीं, सबसे पहले हम v का मान पता करेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। देखिए फोकस दूरी क्या है, और वक्रता त्रिज्या दी है, इसकी फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 2.5, 2.5। और उत्तल दर्पण है तो इसमें माइनस प्लस का ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, उत्तल दर्पण दिया है तो माइनस प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं बच्चे। तो देखिए दर्पण से 10 सेंटीमीटर यानी कि u का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, v का मान हम दर्पण सूत्र से पता कर लेते हैं बच्चे, v का मान। देखिए एक बात को याद रखिएगा कि वस्तु की दूरी जो होती है सभी में माइनस होती है, ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये सभी में बच्चों माइनस होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। v का मान हम पता कर लेते हैं दर्पण सूत्र से, v का मान हम लोग दर्पण सूत्र से पता कर लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। तो ठीक है, देखिए अब हम रख देते हैं 1/2.5, 2.5 बराबर है 1/v, v का मान पता नहीं, ये माइनस में होता तो माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10, 1/10। अब देखिए बच्चों हम आपके सामने कुछ और करने जा रहे हैं, ये इधर माइनस में ही, अब हम इसको उधर जब भेजेंगे इधर तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए सामने क्या करते हैं, अब हम सामने करते हैं, इसको बच्चा हम लोग 2.5 जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव समाप्त कर देंगे। 1/2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/25, 10/25 लिख सकते हैं बच्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये उधर माइनस में था 1/10, इधर आ जाएगा हो जाएगा प्लस में 1/10, और बराबर में बचा 1/v। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 25 और 10 का एलसीएम बच्चों 50 होगा, 50। और बच्चे ये बराबर में किसके चल रहा है, 1/v के, ये बात भी
याद रखिएगा। अब ये 25 50 को कितनी बार में, 2 बार में काटेगा, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 2 से गुणा। तो ये 10 को गुणा किया 20, 2 से तो हो गया 20। ये बच्चा क्या है, ये बच्चा है आपका, यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि उधर प्लस में था, उधर बच्चे प्लस में, यहाँ भी क्योंकि इसमें माइनस प्लस मैंडेटरी नहीं रखता है, हमने यहाँ माइनस गलत लगा दिया था बच्चे। ठीक, ये प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा, ये बात को याद रखिए। तो यहाँ पर इसका 10 पंजे 50 काटता है, यहाँ पर 5 से गुणा होकर आएगा, यहाँ पर 5 से गुणा होकर आ जाएगा, क्योंकि ये 10 जो है ये एलसीएम को 5 बार में काटता है, इसीलिए इसके ऊपर वाले को 5 से गुणा। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर बचेगा 15, 20 में से 5 चला गया, बचा 15, नीचे बचा 50, नीचे बचा 50, ये बचा 1/20, इसको काटा 3 से, 5 से काटा बच्चों, 5 से काटा 3 पछे 5 या 15, इसको काटा 5 दहम 50। तो यहाँ पर v का मान देखिए बच्चों कितना आ गया, v का मान आया 3/v, 3/10 बराबर 1/v, 1/v। इतना याद रखिए, हम स्क्रीन को पूरा समाप्त करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं बच्चा, आप केवल इतना याद रखिएगा, 3/10 बराबर 1/v। ठीक है, देखिए हमने हटा दिया। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का सूत्र होता है v/u, सबसे पहली बात ये, और 3/10 बराबर आया 1/v के। अब v का मान हमको चाहिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा क्योंकि v को ऊपर लेकर आए, 10/3 हो गया। अब देखिए हमको चाहिए बच्चा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए m यानी कि आवर्धन। अब रख देते हैं, m बराबर क्या होगा बच्चों, m बराबर v/u है, तो v का मान तो हो गया 10/3, और u का मान बच्चों क्या है, u का मान है 10, u का मान है बच्चे 10, तो u का मान तो नीचे फिर से इसी में 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 से 10 कट गया बच्चे, यहाँ पर बचा 1, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, तो इसको काटा, 0 लगाया तो हो गया 10, 0.33 बच्चा, या फिर 0.3 कह सकते हैं इसको। ऑप्शन बी आपका बच्चे सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये देखिए क्या कहता है, कहता है किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है बच्चों। अवतल दर्पण को बच्चा अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, या फिर इसको अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं, अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरण यानी कि फैलाने का कार्य करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, कहता है बच्चों कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वक्रता केंद्र, वक्रता लिखा, दर्पण समीकरण के संबंध में, दर्पण समीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समीकरण सही, दर्पण का केंद्र ध्रुव वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर होता है। ये बच्चों कहा, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ये तो सरासर गलत है। ये देखिए, ये बात सही, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाता है, सभी किरणें ध्रुव पर विचलित होती नहीं, ये गलत। ध्रुव और नाभि एक ही बिंदु हो, तो ये भी गलत। बच्चा ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका बच्चों एकदम करेक्ट जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री है उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, उसको क्या कहा जाएगा। देखिए ये है, ये ऐसे बात कर रहा है, परावर्तक सतह जो है ये अंदर की ओर धसी हुई है, तो इसको बच्चा अवतल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। यदि ये परावर्तक सतह ऐसी होती, ये परावर्तक सतह उभरी हुई होती तो ये उत्तल हो जाता। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी हुई सतह, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी हुई सतह, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी जो अंदर की ओर धसी है वो तो अवतल है ही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या करता है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है बच्चों, तो बच्चों अवतल दर्पण लगा होता है। सर्च लाइट में वो पूछना चाह रहा है आपसे
कौन सा दर्पण होता है? वो बच्चों अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए आप सॉरी ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है गोलाकार दर्पण प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ये बच्चा आपके लिए प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि इसमें बच्चे वक्रता केंद्र लगाकर चले जाते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर आपको ऐसे नहीं करना। कहता है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को, ये देखिए गोलाकार दर्पण है, ये इसकी प्रतिबिंबित सतह है बच्चों, ये और ये हो गई मुख्य वक्रता केंद्र, तो इसका सी यहाँ पर होता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि उसका केंद्र क्या होगा, उसने कहा है प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को। ये हो गई प्रतिबिंबित सतह का, और इसका केंद्र ये हुआ, इसको बच्चा पोल कहते हैं या फिर ध्रुव। प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को या मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव या फिर दर्पण का पोल कहा जाता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, ये बात याद रखिएगा बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार बताएं। तो दर्पण का प्रकार बताएं। बच्चों छोटा प्रतिबिंब कौन निर्मित करता है? छोटा प्रतिबिंब कौन निर्मित करता है? ये उत्तल दर्पण निर्मित करता है। इसीलिए इसको बच्चा वाहन के साइड में देखने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये दूर आ रहे बड़े से बड़े वाहन का छोटा प्रतिबिंब बनाकर उस पूरी गाड़ी को दिखाता है, ताकि चालक समझ सके कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? यह प्रकाश के परावर्तन पर बच्चों आधारित है। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है इसकी अवधारणा। ये परावर्तन के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए कोई ये है, ये गोलीय दर्पण है, इससे ये इसकी मुख्य अक्ष है, और यहां से कोई प्रकाश किरण आती है, प्रकाश किरण मान लीजिए ये सीधे से आई, ये टकरा कर ऐसे चली जाती है। प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित है इसकी अवधारणा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है? नहीं बच्चों। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है? नहीं बच्चों। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुनी? नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुनी। मैंने क्या कहा कि फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये दोनों बातें एक ही हैं और दोनों बातें सही हैं। तो ऐसे में कौन सी बात आपको दिखाई गई है? ऑप्शन डी में देखिए, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। ऐसा कहीं पर आपको दिखाई दे रहा? 1/u और 1/v आगे पीछे हो सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होगा बच्चे। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए 1/f को उधर भेजा है बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। हूबहू मिल जाएगा, हूबहू आपको मिल जाएगा बच्चों, हूबहू मिल जाएगा। देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, एकदम सेम वही बात दर्शाई गई है। सेम बात मिल गई 1/, लेकिन यहाँ पर 1/f पहले, वहां पर 1/f बात को, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है दर्पण सूत्र में v किसको दर्शाता है? आप देखिए ये हो गया पहली बात तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया दर्पण सूत्र बच्चे, ये हो गया दर्पण सूत्र। अब आपसे पूछता है कि इसमें v किसका काम करता है? v किसका काम करता है बच्चे? ये पूछता। v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी को बताता है, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है या बताता है बच्चे? दर्शाता है या बताता है। और u वस्तु की दूरी को बताता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से सॉरी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को बताता है, वस्तु की दूरी को
बताता है। और एफ तो बच्चा फोकस दूरी होता है। एफ जो है वो फोकस दूरी को बताता है, फोकस दूरी होता है एफ। हमने तीनों बता दिए बच्चा। का आपसे पूछा है वी, तो ये हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, फिर से वही प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा। ये देखिए, ये हो गई परावर्तक सतह, ये हो गया आपकी वक्रता की वो मुख्य अक्ष। यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एफ होगा, ये पेंटिंग की हुई है, तो यहाँ पर पी होगा। आपसे पूछा परावर्तक सतह का केंद्र, परावर्तक सतह ये हो गई बच्चे, इसका केंद्र यहाँ पर पोल है, मतलब कि ध्रुव, ध्रुव या फिर ध्रुव या फिर पोल, ध्रुव या फिर पोल होता है परावर्तक सतह का केंद्र। परावर्तक सतह का केंद्र मध्य भाग ध्रुव होता है, तो वही आपका सही जवाब होगा। या फिर आपसे परावर्तक सतह के स्थान पर प्रतिबिंबित सतह भी कह सकता है वो, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। उसके गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया एक भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेकिन प्रतिबिंबित सतह या परावर्तक सतह का केंद्र पूछे तो बच्चा ध्रुव हो जाता, क्योंकि परावर्तक सतह ये होती है जो लाइन है गोली गोल, और इसके मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। तो आपसे यही पूछ रहा है, ऑप्शन बी में दे रखा, आप बता देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य भाग बिंदु होता है जिसको बच्चा पोल कहते हैं। वही बात बार बार कह रहा है, ये मतलब कि ये बात इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इसको पूछ रहा है, मतलब कि ये बात जो है इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि के क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम पहले ही आपको बतला चुके हैं बच्चा कि ये पीछे साइड मिरर के रूप में काम करता है। जो गाड़ियों में ये उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी कितनी होती है। फोकस दूरी आर की बच्चा आर की आधी होती है, या फिर आर जो होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये दोनों बातें एक ही हैं, और दोनों बातों में से यहाँ पर देखिए फोकस दूरी r/2 होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है वो क्या कहलाता है। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरी हुई सतह, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी हुई सतह। देखिए ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह, ये बच्चे उत्तल दर्पण की उभरी हुई सतह होती है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा 29 नंबर प्रश्न। कहता है कि क्या कहता है, कहता है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों उत्तल दर्पण सबसे पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, और सीधा बनाता है, और सीधा, और वस्तु से छोटा। ये तीन गुण उसमें होते हैं उसके प्रतिबिंब में। प्रकाशित केंद्र पर आभासी वस्तु के समान आकार का बनाता ही नहीं, तो समान आकार वाला हो जाएगा आपका गलत। ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा छोटा, बस इसी को आपको देख देना है और कहीं देखना ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको मिल गया यहाँ पर आभासी, छोटा और सीधा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। अब आप कहेंगे बच्चा कि आभासी, सीधा ये हो गया, लेकिन कभी भी उत्तल दर्पण फोकस पर वो बनाता ही नहीं है बच्चों, फोकस पर नहीं बनाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर तो वास्तविक दे रखा, ऑप्शन बी आपका बच्चों सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, यदि एक वास्तविक
वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा? कौन सा कथन जो है बच्चा वो गलत होगा? प्रतिबिंब वास्तविक कभी बनाकर ही नहीं देगा। उत्तल दर्पण क्या बताया हमने? उत्तल दर्पण बच्चों कैसा प्रतिबिंब वो बनाता है? सबसे पहली बात तो आभासी, सबसे पहली बात आभासी प्रतिबिंब, फिर सीधा प्रतिबिंब, फिर वस्तु से छोटा। ये तीन गुण उसके प्रतिबिंब में हो गए। तो छोटा सही है, सीधा सही है, पी और एफ के बीच निर्मित करता है, ये भी सही है, लेकिन वो वास्तविक कभी बनाकर ही नहीं देता। तो ऑप्शन ए ही बच्चों ये गलत हो जाता है, ये गलत कथन दिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही प्रश्न का जवाब हो जाता है साथियों। तो साथियों ये था आखिरी प्रश्न। आज की यह क्लास कैसी लगी बच्चा? कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चा यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त और आपके भाई बहन जो हैं वो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। साथियों एक गुजारिश हाथ से हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की बच्चों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। टेलीग्राम चैनल बच्चों आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर